गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग देखने वाले हैं वीज़ एंड आइज करंट अफेयर्स, जो कि हमारी सितंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है, इकॉनमी की कुछ टॉपिक बाकी है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। आई नो आप लोग काफ़ी बिजी होंगे क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ चुके हैं, दीपावली स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से सारी जो भी फेस्टिवल है उसको इन्जॉय कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप लोग की पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर स्टडीज़, क्योंकि एट लास्ट आप लोग को ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पहचान आपको देगी, आपके मेहनत का फल आपको इसी से मिलने वाला है। तो आप लोग एंजॉय करो क्योंकि फेस्टिव्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर भी आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कम कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक है उसे हम लोग देख लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि मेंस आंसर राइटिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जिसको भी यहाँ पे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को पता है, चाहे आप स्टेट पीसीएस लिखो या फिर यूपीएससी के मेंस लिखो, मेंस आंसर राइटिंग ही ऐसी है जो कि आपकी मेरिट लिस्ट में आपको आपका नाम देखने को मिलता है। तो प्लीज़ इससे भी आप लोग मत भागिए। अगर आप लोग को लिखने नहीं आता है, आप लोग अभी बिगिनर्स भी हो, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर है, इसके बारे में डिटेल में देखने वाले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी स्ट्रक्चर और प्रोसेस रिफॉर्म देखने को मिला है टेलीकॉम सेक्टर में। तो टेलीकॉम सेक्टर, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, जिसे हम लोग प्यार से टेलीकॉम कहते हैं, ओके शॉर्ट फॉर्म, ये एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आप लोग देखो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हम लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ वॉइस डेटा हो या फिर कोई और टाइप ऑफ डेटा हो, वीडियो ट्रांसमिशन हो, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। और कैसे हो रहा है ये एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जितनी मुझे समझ है इस आर्टिकल के थ्रू, वो मैं आप लोग तक पहुंचा रही हूँ। और इसी बीच मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछती हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हो, तो वो मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे भी आप लोग से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है, ये आप समझ सकते हो। तो हम लोग टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स जो है वो जनरली आपका रन किया जाता है, एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उसके थ्रू ही आप लोग ये सारे सिस्टम को यूज़ कर पाते हो। हमारे देश में ये कहाँ से आया, कब से निकला, इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। 1851 में ये जो आप देखते हो बेसिक लैंडलाइन, कितनों के घर पे अभी भी ये बेसिक लैंडलाइन है, आप लोग बताइएगा, क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है कि अब नहीं होगा। लेकिन ये फर्स्ट लैंडलाइन था जो कि ऑपरेट किया गया था कोलकाता के नियर। उसके बाद 3 साल के बाद इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन जो है इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। जो बाबा आदम के ज़माने में आप मूवीज़ वगैरह देखते हो तो उसमें भी ये सारे टेलीफोन्स यूज़ होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। देन 1881 में ये टेलीफोन सर्विस जो है ये फॉर्मली लॉन्च हो चुका था। और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय आपको पता है कि पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, टेलीफोन, ये सारे बॉडीज़ जो है ये फॉर्म कर दिए गए थे और नेशनलाइज किया गया था सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के साथ। 1984 में क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। 1985 में क्या हुआ कि 2 सेपरेट डिपार्टमेंट है, एक तो पोस्ट के लिए बनाया गया और दूसरी टेलीकम्युनिकेशन के लिए ये आपका बनाया गया था। 1989 में क्या हुआ कि टेलीकॉम कमीशन को यहाँ पे सेटअप किया गया। देखिए ये सारे जो डेट्स हैं ना, एक बच्चे के द्वारा पूछा जा रहा था कि मैम डेट्स कैसे याद करें। सो प्लीज़ डोंट रिमेंबर द डेट्स, क्योंकि आज आप याद करोगे 2 दिन के बाद भूल जाओगे, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं बस इतना कहूँगी कि आप लोग इसको गो थ्रू होते रहिए। जब आप रिवाइज़ करते हो तो 3 बार आप लोग इस मैगज़ीन को ज़रूर रिवाइज़ कर लोगे, तो उससे क्या होगा ना कि आपको लम सम आइडिया होना चाहिए। जैसे आप लोग इस तरीके से पढ़ो कि 1947 इस समय हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने से पहले हमारे देश में क्या क्या था। तो उस समय आप समझो कि सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट लैंडलाइन आई थी, इस समय से इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ जो है ये बनाया गया था, और फिर टेलीफोन सर्विस जो है वो हमारे देश के आज़ाद होने से पहले स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, दैट्स इट। अब हमारे देश के आज़ाद होने के बाद हम लोग क्या क्या लेकर आए, तो फिर ये सारी आप लोग ड्यूरेशन समझ सकते हो कि अच्छा 2 साल के बाद क्या हुआ, 3 साल के बाद क्या हुआ, 10 साल के बाद क्या हुआ। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत करके अपने हिसाब से आप लोग याद कर लेना। याद इन द सेंस कि 2-4 बार आप रिवाइज करोगे ना, तो वो आप लोग अपनी ही आइडिया लगा लोगे जब ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपको सामने देखने को मिलेगा। फिर नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी अनाउंस किया गया 1994 में। फिर 3 साल के बाद क्या हुआ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ट्राई है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो इसकी डेट आपको याद रखनी है कि 1997 में ये हुआ। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो उसके 50 साल के बाद जो है ये ट्राई बॉडी को बनाई गई थी। ठीक है, याद हो गई। फिर 2 साल के बाद क्या हुआ कि न्यू टेलीकॉम पॉलिसी आई। फिर यहाँ पे 2004 में क्या हुआ, ब्रॉडबैंड पॉलिसी देखने को मिलेगा। फिर 2012 में नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आया। 2018 में अभी नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी लाई गई। ये जो टेलीकॉम कमीशन है ना, इसको फिर से रीडिज़ाइन किया गया और इसको डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन का नाम दिया गया। फाइन, तो ये है हमारा हिस्ट्री।
अब देखते हैं कि की फैक्टर्स क्या क्या रिलेटेड है हमारे टेलीकॉम सेक्टर से। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन, मैं टेलीकॉम ही बोलूँगी, ठीक है, टेलीकॉम मार्केट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि हम लोग वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट है। और टेलीकॉम मार्केट जो है ये 3 सेगमेंट में आपका बटा हुआ है। फर्स्ट है कि वायरलेस, जो अभी आप लोग मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो, दिस इज़ वायरलेस। सेकंड है वायरलाइन, जो कि लैंडलाइन वगैरह है। एंड थर्ड है इंटरनेट सर्विस, जैसे अभी आप लोग मेरी लेक्चर देख रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू आर वॉचिंग माई लेसन। तो ये 3 तरीके से इसको आपका डिवाइड किया गया है टेलीकॉम मार्केट को। टेलीकॉम इंडस्ट्री अगर इंडिया में देखें तो सब्सक्राइबर जो बेस है वो 1.17 बिलियन तक है। और टेलीकॉम पेनिट्रेशन अगर हम लोग देखें, जिसे टेली डेंसिटी कहते हैं, इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं और वो कितने लोगों में से कितने लोग हैं जो कि टेलीकॉम को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो वायरलेस हो, वायरलाइन हो या फिर आपका इंटरनेट सर्विस हो। ओके, तो टेली डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ़ टेलीफोन कनेक्शन, जो कि आपका हर एक 100 इंडिविजुअल में, तो 100 इंडिविजुअल में इसको काउंट किया जाता है कि कितने लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है। तो ये इंक्रीज़ हो चुका है फिनेंशियल ईयर 21 में, इस साल के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 88% तक ये इंक्रीज़ हुई है, जो कि अच्छी बात है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो हम लोग सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ़ इंटरनेट सब्सक्राइबर भी है। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेलीकॉम मार्केट को यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट भी हमारे देश में काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है और उसी की वजह से हम लोग सेकंड हाईएस्ट नंबर पर इंक्लूड है। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है। अगर हम लोग एफडीआई के मैटर में देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो टेलीकॉम सेक्टर्स में थर्ड लार्जेस्ट है। और साथ ही अगर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे देखो कि काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स में अगर हम लोग देखें तो। साथ ही आज के डेट में देखें तो 5G स्पेक्ट्रम ट्रायल है जो कि कंडक्ट किया जा रहा है हमारे देश में, और कहा जा रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी से और ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा। इट मीन्स कि 2040 तक 450 बिलियन डॉलर तक का जो है इंडियन इकॉनमी में ये आपको कंट्रीब्यूट करेगा। अब कंपोजिशन देख लेते हैं कि टेलीफोन सब्सक्राइबर, तो ये देखिए वायरलेस कितना है। आज के डेट में अधिकतर सब वायरलेस ही यूज़ करते हैं 98%, और वायरलाइन जो है लैंडलाइन वगैरह जो टेलीफोन है वो 1.8% है। ओके, अर्बन एरिया में आप देखो तो यहाँ पे 55% लोग यूज़ करते हैं और रूरल एरिया में 44%, तो नॉट अ बिग डिफरेंस। ओके, अब देखते हैं कि ग्रोथ ड्राइवर क्या है हमारे टेलीकॉम सेक्टर में। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस है, हर लोग यहाँ पे आज के डेट में सिर्फ इंटरनेट अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास सिर्फ एक ही गैजेट है जिसमें आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। आपके पास 2 फ़ोन होंगे, शायद आपके पास टैब होंगे, लैपटॉप होगी, डेस्कटॉप होगा और टेलीविज़न होंगे जिसमें आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके देखते होंगे। तो ये सारे आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर इंसान के पास कितने सारे गैजेट है और कितने तरीके से आप लोग इंटरनेट सर्विस को यूज़ कर पा रहे हो। तो टेली डेंसिटी अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में सब्सक्राइबर का देखें तो वो 60% तक बढ़ चुका है, जहाँ ये लास्ट ईयर 60.26 था, तो ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इंक्रीज़ हुआ है। तो यानी कि क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आप देखो कि इंटरनेट का डिमांड बढ़ रहा है। यंग पॉपुलेशन हमारे देश में ज़्यादा है, 15 से 59 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है, जिसे हम लोग डिविडेंट कहते हैं, तो इसकी पॉपुलेशन हमारे देश में ज़्यादा है। तो ऑब्वियस है कि ये रियल इनकम होगा और इससे लाइफ स्टाइल भी जो है वो भी चेंज होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लाया गया था 2015 में, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे हेल्थ केयर हो गया, रिटेल हो गया, इसको यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करने की बात की जा रही है। वहीं अगर पॉलिसी सपोर्ट के लिए देखें तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा आप लोग देखो कि इतना 1.65 बिलियन डॉलर जो है वो अप्रूव किया गया, क्यों? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए। तो PLI स्कीम है, इट मीन्स कि टेलीकॉम सेक्टर्स में भी जितना प्रोडक्शन होगा उसमें सरकार के द्वारा इंसेंटिव्स दी जाएगी, एक्स्ट्रा यहाँ पे मनी फिनेंशियल एड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, दिसंबर 2020 में क्या है कि कैबिनेट के द्वारा एक प्रपोजल भी अप्रूव किया गया जिसमें ये कहा गया कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सेटअप करना है, और वो भी यहाँ पे पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स के द्वारा, जिससे क्या होगा कि पब्लिक वाईफाई सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी पब्लिक डेटा ऑफिस से। तो ये चीज़ है, जैसे आप लोग देखते हो कि रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में या फिर मॉल वगैरह में भी आज के डेट में पब्लिक वाईफाई प्रोवाइड की जाती है, जिसका आप लोग इस्तेमाल करते हो। तो ये जो प्रोवाइड किया जाता है ये आप लोग को पब्लिक डेटा ऑफिस से प्रोवाइड की जाती है, तो ये भी ध्यान रखनी है। फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया गया है 2021 और 2022 में, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उनके द्वारा 8 बिलियन डॉलर तक का यहाँ पे आपका रखा गया, एलोकेट किया गया, और वो भी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंडिचर के लिए। और इसी बार हमारे यूनियन बजट में भी आप देखो कि गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट की गई है 1.9 बिलियन डॉलर तक का टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये किस लिए? तो देखते हो आप लोग कि हर जगह अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल को यहाँ पे बिछाया जा रहा है,
जिससे कि आप लोग इतने स्मूथ तरीके से इंटरनेट को इस्तेमाल कर पा रहे हो। तो डिफेंस सर्विस में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल बेस्ड नेटवर्क जो है ये प्रोवाइड करने की बात की गई है इस बार हमारे बजट में। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि जो मोबाइल सर्विस है वो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में बहुत ही कम है, तो इस बार यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम किया जा रहा है और इसी के बारे में हमारे बजट में भी मेंशन की गई है। ओके, सो ये 3 आप लोग देख सकते हो कि हमारा ग्रोथ ड्राइवर है टेलीकॉम सेक्टर का। लेकिन आज के डेट में भी आप लोग देखो कि टेलीकॉम सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो वो क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे ज़्यादा अगर हम लोग सबसे फर्स्ट देखें तो डेट रीडन टेलीकॉम सेक्टर्स है। हमारी जो टेलीकॉम सेक्टर्स है वो बहुत ही ज़्यादा डेट में जा चुकी है। इट मीन्स कि यहाँ पे कर्ज में जा चुकी है और कर्ज में भी आप देखो कि ऐसा वैसा नहीं है, 3.6 लाख करोड़ तक का यहाँ पे आपको कर्ज देखने को मिलेगा। इतना डेट है इस टेलीकॉम सेक्टर्स का। फिनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ARPU इट मीन्स कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ये काफ़ी घटते जा रहा है। ओवर द टॉप जो सर्विस है उसके कारण भी आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी है इट्स टेलीकॉम सर्विस में। तो ये सारी है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि एक यूज़र जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तो मेरे हिसाब से कितना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से जनरेट नहीं हो पा रही है इस टेलीकॉम सेक्टर में। साथ ही टैक्सेशन का भी इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। एक AGR करके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है सरकार के द्वारा। यहाँ पे आप लोग देखते हो कि बहुत सारे वोडाफोन के ऊपर AGR जो है वो बहुत हद से ज़्यादा यहाँ पे कहा गया था कि उनको पे करना है। तो ये होता है एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू। इट मीन्स कि इसको कैलकुलेट किया जाता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा कितना यहाँ पे टैक्स लगाए जा रहे हैं और ये आपका 14 ईयर्स के अंदर में ये लिटिगेशन होती है। इट मीन्स कि 14 साल के तहत जो है यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी किसी भी जो यूज़र्स हैं, नेटवर्क यूज़र्स प्रोवाइडर हैं, उनके ऊपर ये तरीके का चार्ज लगा सकते हैं। वहीं टेलीकॉम कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो उनका आर्ग्यू था कि वो इस तरीके का जो रेवेन्यू है, इट मीन्स कि टेलीकॉम सर्विस से जो रेवेन्यू निकल कर आ रहा है उनको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का स्टैंड था कि जो AGR है उसमें सारे रेवेन्यू को इंक्लूड करना चाहिए जो भी ऑपरेटर के द्वारा अर्न किया जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे नॉन कोर जो टेलीकॉम ऑपरेशंस है उससे भी जो यहाँ पे इनकम अर्न हो रही है, जो भी रेवेन्यू अर्न किया जा रहा है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग देखो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये स्टैंड था। तो मेनली यहाँ पे AGR होता क्या है, ये जो एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू है ये एक्चुअली देखिए कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं और उनको यहाँ पे इट मीन्स कि जो भी नेटवर्क वो यूज़ करते हैं और हम जैसे यूज़र्स को नेटवर्क पहुँचाते हैं तो यहाँ पे उनके द्वारा लाइसेंसिंग फ़ीस जो है वो देना होता है। इट मीन्स कि हर एक ऑपरेटर को आप देखो, चाहे वोडाफोन हो, एयरटेल हो, रिलायंस जियो हो, इन सबको यहाँ पे लाइसेंस मिलता है और लाइसेंस मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा कि वो यहाँ पे इस तरीके का नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनको लाइसेंसिंग फ़ीस देना होगा ना, तो ये लाइसेंसिंग फ़ीस है। इट मीन्स कि उनके नेटवर्क को यूज़ करना और लाइसेंसिंग फ़ीस के टर्म में उनको यहाँ पे सरकार को पहुँचानी होती है। सरकार क्या, डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन है उनको यहाँ पे देना होता है। तो 2019 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उनकी इंटरप्रिटेशन करते हुए, यानी कि जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को देखते हुए उनका कहा गया कि जो ड्यूज़ है वो 1.4 लाख करोड़ तक का है। इतना एस्टिमेट किया गया है कि ये ड्यूज़ है ये यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और साथ ही अगर हम लोग देखें तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि राइट ऑफ वे रूल्स, जिस तरीके से यूज़ करना है नेटवर्क को उसकी जो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वो चीज़ की कमी देखने को मिलती है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो टेलीकॉम सेक्टर्स है उनके ऊपर ये कैरियर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स जो है उनके ऊपर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और प्रेशर है, यानी कि जो मार्जिन है स्टिफ कंपटीशन के कारण वो भी आपका जो है प्रेशर बढ़ते जा रहा है। जब से ये रिलायंस जियो आया है तब से आप लोग देख रहे हो कि हर एक ऑपरेटर को काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ यूज़र्स कम हो चुके हैं। साथ ही अगर आप लोग देखो तो हमारी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है, जो कि अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आप लोग देखो कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होते हुए जो टेलीकॉम सेक्टर्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट की जाएगी तभी यहाँ पे आप लोग देखो कि बेटर तरीके का नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, एक रिलायबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर यहाँ पे इस्टेब्लिश हो पाएगी। हाई स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस भी है। अगर हम लोग कंट्रीज़ देखें जैसे कि USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो एनुअल यहाँ पे स्पेक्ट्रम फ़ीस है वो मार्जिनल लेवल पे रखा गया है, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट और जो स्पेक्ट्रम की रेगुलेशन है उसके कॉस्ट को कवर कर सके। तो इंडिया में अगर हम लोग स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि 3 to 6% तक है। साथ ही इलीगल मोबाइल बूस्टर्स भी है, जैसे इलीगल सिग्नल बूस्टर्स आपको देखने को मिलता है, रिपीटर्स है। ये काफ़ी कहते हैं कि उनके सिग्नल्स में काफ़ी इंटरफ्रेंस होती है,
जिसके कारण जो ओवरऑल जो नेटवर्क क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। जैसे कि आप देखते हो कि कई बार आप कॉल करते हो किसी को तो आपको ये आवाज़ नहीं आती है और बात करते करते ऑटोमेटिक कॉल कट हो जाती है, तो कॉल ड्रॉप की भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। साथ ही लैक ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे सेमी रूरल और रूरल एरियाज़ में, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खर्च करने पड़ते हैं। इनिशियल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो लगानी होती है, जिसमें कि वो जो ग्रामीण एरिया है और सेमी ग्रामीण एरिया है उस एरिया में वो इंटर कर सके। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है कॉस्ट और साथ ही साथ लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पावर और जो रोड है इसकी कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल की भी कमी है कि जो यहाँ पे ऑपरेट करे और जो सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करे। सो ये सारे आज के डेट में हमारी जो टेलीकॉम सेक्टर्स है वो इस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रही है। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रिसेंट रिफॉर्म किया गया है टेलीकॉम सेक्टर में। तो रिफॉर्म है और उसका इम्पैक्ट बताया जा रहा है। तो बेसिकली पहले आप रिफॉर्म समझो कि रिफॉर्म क्या क्या किया गया है। तो 4 ईयर्स का मोरेटोरियम है। मोरेटोरियम कहने का मतलब है कि छूट दिया गया है AGR पेमेंट में। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे जिस ऑपरेटर के ऊपर जितना भी AGR पेमेंट करना है, ये आपका एडजस्टेड ग्रॉस पेमेंट, तो उसके ऊपर यहाँ पे अभी 4 साल का छूट है। साथ ही डिलेड पेमेंट जो लाइसेंसिंग फ़ीस का है, स्पेक्ट्रम यूजर्स का है, तो इससे क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो SBI का है वो यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है और इसमें 2% ज़्यादा बढ़ चुका है। इट मीन्स कि 2% यहाँ पे और इंक्रीज़ हो चुका है। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले था MCLR प्लस 4% था, बट ये 4% कम करके अभी सरकार के द्वारा 2% किया गया है। ठीक है, रैशनलाइज़ किया गया है जो AGR पेमेंट करनी है। तो इसमें जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू था इसको यहाँ से बाहर निकाला गया है, सिर्फ टेलीकॉम रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सेकंड है कि आप देखो कि ये जो टेलकॉज है इसको अपनी स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्जेस जो है वो एयरवेज के लिए यहाँ पे आपका पे नहीं करना है। साथ ही साथ कंबरसम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे 1953 का कस्टम नोटिफिकेशन है उसके तहत है। तो उसमें जो है यहाँ पे लाइसेंस जो देना होता है उसको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे रख दिया गया है। ऑक्शन कैलेंडर को भी फिक्स किया गया है कि जो ऑक्शन है वो नॉर्मली यहाँ पे लास्ट क्वार्टर ऑफ हर एक फिनेंशियल ईयर का होगा। तो हमारे देश में फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल का स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, फिनेंशियल ईयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हमारा न्यू ईयर। ओके, और साथ ही 100% FDI दिया गया है ऑटोमेटिक रूट से, ये भी आप लोगों को देखना है। तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट है? जैसे कि यहाँ पे आपका मोरेटोरियम यानी कि 4 साल की छूट दी गई है, रैशनलाइज़ किया गया है। साथ ही यहाँ पे आपका 4% से रिड्यूस करके 2% है। तो इससे क्या होगा ना कि इनिशियल जो अभी आप देखो कि फिनेंशियल प्रेशर है वो कम हो पाएगा इन सारे ऑपरेटर्स में। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है ये, जिससे कि जो ऑपरेटर्स है वो भी बेटर तरीके से पे कर पाएंगे और गवर्नमेंट को भी यहाँ पे जो टैक्सेस वगैरह है वो भी यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर्स में कम करना होगा, तो कम करेंगे। और इस स्टेप से क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखो कि जो प्रोसीजरल हैज़ल्स था वो यहाँ पे कम हो पाएगा। यानी कि ऑक्शन प्रोसेस में आप लोग देखो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर था, लॉन्ग एक प्रोसीजर कहा जाता था, तो अब इस चीज़ को कम किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें जो FDI 100% यहाँ पे अलाउ किया गया है, तो इससे जो है इन्वेस्टर फ्रेंडली क्लाइमेट यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर में आ पाएगा। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स है ये हमारे गवर्नमेंट के फाइनेंस को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे? तो यहाँ पे देखो कि सारे जो मोरेटोरियम ऑफरिंग्स है ये हमारे नेट प्रेजेंट जो वैल्यू प्रोटेक्टेड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो यहाँ पे इसको डन करेंगे और गवर्नमेंट भी जो है कुछ रेवेन्यू लॉस भी यहाँ पे नेक्स्ट 4 ईयर्स में वो फेस कर सकते हैं, क्योंकि जो मोरेटोरियम छूट दिया गया तो ऑब्वियसली कि सरकार के पास पैसे नहीं आने वाले। इससे फ़ायदा जो है वो टेलीकॉम सेक्टर्स को होगा, ज़्यादा सरकार को नहीं होगा। ठीक है, अब रोड अहेड में देखते हैं, यानी कि वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो रोबोस्ट टेलीकॉम सेक्टर है ये मेन पिलर हो चुका है डिजिटल इंडिया का। जिससे कि अगर हम लोग डिजिटल इंडिया के इसके मेन पिलर समझे तो इससे आज के डेट में जो मॉडर्न नीड्स है डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया में, तो उस चीज़ को पूरा किया जाएगा। और प्रेजेंट वर्ल्ड में आप देखो जो कि हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के एरा में जी रहे हैं, तो टेलीकॉम सेक्टर्स में जैसे कि 5G का बहुत बड़ा रोल है, इसका वेट ही कर रहे हैं सब कोई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जिसके थ्रू जो है हमारा काम और भी आसान हो चुका है। जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द गैजेट्स, यानी कि एक गैजेट दूसरे गैजेट के साथ ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसमें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये चीज़ समझ सकते हो। फीचर्स बताई जा रही है पॉलिसी की, आप लोग देखो कि नेशनल डिजिटल जो कम्युनिकेशन पॉलिसी है 2018 की, इसको बेटर तरीके से हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसी की फीचर है कि यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लेकर आना है, वो भी 50 Mbps के स्पीड में, जो कि हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करनी है। साथ ही 1 गीगाबाइट पर सेकेंड जो है वो कनेक्टिविटी सारे ग्राम पंचायत को देनी है 2020 तक, और 10 गीगाबाइट जो है ये रखा गया है कब तक, तो 2022 तक। लेट्स सी क्या होता है।
फिर कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करनी है सारे अनकवर्ड एरिया में जहाँ अब तक कोई नेटवर्क नहीं था, तो वहाँ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। यूएसडी डॉलर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 100 बिलियन तक का रखा गया है। और 1 मिलियन जो मैन पावर है उसको ट्रेन किया जाएगा, जिसमें कि न्यू एज स्किल्स की जो ज़रूरत है आज की डेट में वो यहाँ से पूरी हो पाएगी। और जो डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज है, उसको भी सिक्योर किया जाएगा। सो दीज आर द पॉलिसीज़। अगर आप लोग टेलीकॉम सेक्टर में कुछ भी लिख रहे हो तो आप इसको ज़रूर इंक्लूड करना। इस पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि ब्रॉडबैंड पे यहाँ पे प्रोवाइड करना है सारे लोगों को, जिससे कि सारे लोग जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके। साथ ही इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वैल्यू चेन में उसको इन्हेंस करनी है। और 4 मिलियन एडिशनल जॉब्स यहाँ से क्रिएट हो पाएगा। और आप देखो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है इस सेक्टर का जीडीपी में वो भी इंक्रीज़ हो पाएगा। अभी 2017 के हिसाब से बताया जा रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर 6% तक कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, लेकिन अगर हम लोग ये सारा काम कर लेते हैं तो 8% तक यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो पाएगा। और इंश्योर करना है जो डिजिटल सॉवरेनिटी है उसको इंश्योर किया जाएगा, इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टेलीकॉम सेक्टर। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आई होगी और काफ़ी कुछ नया आपको जानने को मिला होगा। तो ये जो लेसन है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपके सारे इन्फॉर्मेशन ही इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप लोग इसको बेटर तरीके से सुन रहे हो, इसको समझ रहे हो, नोट डाउन करते चल रहे हो, जहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस है वहाँ पे आप इस सारे पॉइंट्स को इनपुट कर पा रहे हो, तो फिर आपका आउटपुट भी बहुत बेटर होने वाला है। सो टेलीकॉम सेक्टर की एवोल्यूशन हम लोग देखें, की फैक्टर्स देखें जो भी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है हमारे देश में। ग्रोथ ड्राइवर क्या है ये हम लोग ने देखा। चैलेंजेस काफ़ी फेस कर रहे हैं आज के डेट में हमारी टेलीकॉम सेक्टर, क्या क्या रिफॉर्म किया जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है, और रोड अहेड भी देख लिए। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है सिविल एविएशन सेक्टर। सो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा 100 डेज़ की डेवलपमेंट प्लान लाई गई है, और उनके द्वारा ये कहा गया है जो हमारा सिविल एविएशन सेक्टर है उसको बूस्ट करना है। बहुत अच्छी बात है, चलिए देखते हैं। सिविल एविएशन सेक्टर जो है ये आप लोग देखो कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण काफ़ी एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ है। कौन सी ऐसी सेक्टर है जो कि नहीं हुई है? ओके, तो ये भी नहीं बची है। इनके कारण भी कोरोना के कारण भी आप देखो कि बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। बहुत सारे ऐसे फ़्लाइट है जो कि इसकी ऑपरेशन स्टॉप हो गई है। अभी भी आप देखो कि नंबर ऑफ़ पैसेंजर और जो फ्रेट है, माल जिससे आपका सामान भी आना जाना होता है, ये सब बहुत कम हो चुके हैं। ओके, 100 डेज़ प्लान है। इसका एम है कि जो भी मच नीडेड फिलिप चाहिए, यानी कि इस सेक्टर को जितना भी बूस्ट होना है और वापस से अपने जो रेंज में था कोविड के पहले उस रेंज में लेकर आना है, तो हम लोग को मेन 3 एरिया में फोकस करना होगा। और इस स्कीम के अंदर बताया जा रहा है कि मेनली आप लोग देखो कि 4 न्यू एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ? तो अगरतला है, कुशीनगर है, जेवार है ग्रेटर नोएडा में, और सेकंड टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो देहरादून में। तो ये 4 जगह यहाँ पे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जो कि 100 डेज़ में ये कंस्ट्रक्ट करना है। सो इट्स अ बिग चैलेंज अगेन। देखते हैं कि कैसे ये पूरा हो पाएगा। 6 हेलीपोर्ट्स यहाँ पे बनानी है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, और 50 न्यू जो कमर्शियल रूट है उसको यहाँ पे कमीशन करना है उड़ान स्कीम के अंदर। उड़ान स्कीम जो कि है उड़े देश का आम नागरिक, और इसमें पीएम मोदी जी का टैगलाइन था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज़ की यात्रा कर सकते हैं। तो वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए था। लेट्स सी कि इसके अंदर जो है हेलीपोर्ट्स बनाने की बात की जा रही है कि जिसमें चार्टर प्लेन वगैरह सब जो है ना, उस तरीके की एयरपोर्ट हो जहाँ पे चार्टर प्लेन वगैरह जो है वो ऑपरेट हो सके। न्यू पॉलिसी है जिसके तहत आप देखो एमआरओ सर्विस यहाँ पे अनाउंस किया गया। एमआरओ सर्विस जिसमें कि एम स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस, आर स्टैंड्स फॉर रिपेयर एंड ओ स्टैंड्स फॉर ओवरहॉल। ओके, तो एमआरओ सर्विस से अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है कि एविएशन सेक्टर्स में जो फ्लाइट वाली एरिया है, एरोप्लेन वाला सेक्टर है, उसमें रिपेयर करने की, सर्विस प्रोवाइड करने की, इंस्पेक्शन करने की, ये सारी यहाँ पे बातें रखी गई है। एमआरओ मार्केट की बात करें तो ये काफ़ी वायबल बिजनेस है, बहुत ही बेटर बिजनेस है एविएशन में, क्योंकि एयर फ्रेम ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है वो यहाँ पे मेनली फोकस करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर और प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों जो है डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, ये काफ़ी इनका मेन रोल है। गवर्नमेंट के द्वारा भी जो जीएसटी रेट है वो भी रिड्यूस कर दिया गया। कहाँ 18% था एमआरओ सर्विस में, अब इसको घटा के 5% के कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया है। सो दिस इज़ अगेन वेरी एडवांटेजेस। और अगर हम लोग देखें कि लेबर एडवांटेज के अलावा भी एक क्वालिफाइड टैलेंट पूल की भी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की भी यहाँ पे काफ़ी संभावना है एयरलाइन फ्लीट में। और इंडियन एमआरओ की अगर हम लोग बात करें तो ये अनविएबल है। 90% जो हमारे देश का एमआरओ सर्विस है वर्क जो कर रही है वो कंट्री के बाहर कर रही है, और अल्टीमेटली इससे ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे देश से बाहर जो है ये मेंटेनेंस आपका जो है आरओ जो सर्विस है ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि हमारे देश में उसको लाया जाता है, तो उससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है।
ये जो न्यू पॉलिसी है ना 100 डेज़ की जो पॉलिसी है, इसके अंदर क्या होगा कि लैंड को लीज़ पे दिया जाएगा ओपन टेंडर्स के थ्रू, और जो रॉयल्टी है यानी कि अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहाँ पे रॉयल्टी चार्ज किया जाता है उसको भी यहाँ पे ख़त्म किया जाएगा। लैंड अलॉटमेंट भी की जाएगी और साथ ही साथ डिस्कशन किया जाएगा जिसमें कि मिलिट्री और सिविल कन्वर्जेंस होगी। ठीक है, अगर MRO एक्टिविटीज़ के बारे में देखें तो जो मिनिस्ट्रीज़ है वो यहाँ पे 8 एयरपोर्ट को देख रही है जिसमें कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके और MRO फैसिलिटीज़ जो है वो सेटअप कर सके। तो ये 8 एयरपोर्ट कहाँ कहाँ हैं, तो ये है बेगमपेट, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, जुहू, कोलकाता, तिरुपति। ओके, और ये जो एयरपोर्ट का एयरक्राफ्ट का जो MRO सर्विस है इसका मार्केट साइज़ भी ये कहा जा रहा है कि 2021 में काफ़ी हद तक ये बढ़ा है, क्योंकि इसमें रीअरेंजिंग की जा रही है, यानी कि ऑपरेशंस जो है फिर से स्टार्ट हो गया है। कोविड-19 के बाद आप लोग देख रहे हो कि सारी चीज़ें धीरे धीरे सेटल डाउन हो रही है, तो इसलिए ग्रोथ जो है फिर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि इस सेक्टर्स में जो ग्रोथ हो रही है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स है। सबसे पहले पॉलिसी फैक्टर, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है 2016 में, जिसके तहत ये कहा गया कि जो FDI नॉर्म्स है यानी कि फॉरेन जो यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसकी जो नॉर्म्स है उसको रिलैक्स किया गया। आपको पता है कई हद तक आप लोग देखो कि 100% जो FDI परमिशन दी गई है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और मेनली फोकस किया जा रहा है उड़ान स्कीम में। उड़ान स्कीम जिसका आप लोग को पता है कि 3rd फेज़ चल रही 3.0 है, और रीजनल कनेक्टिविटी की बात की जाती है कि अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड जो एरिया है जहाँ पे आज की डेट में आप लोग एरोप्लेन से नहीं जा सकते हो, कनेक्टिविटी नहीं है, तो उन सारे एरिया को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, जिससे काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया गया। आज की भी डेट पे देखो आप लोग जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसे एयरपोर्ट बने होंगे अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड वाले रीजन में। तो ये सारे पॉलिसी फैक्टर्स है जो कि सरकार के द्वारा काफ़ी यहाँ पे योगदान दिया जा रहा है, जिससे कि इस सेक्टर्स में आज की डेट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 53 जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट है, 22 एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल है। इट मीन्स कि आज की डेट में काम कर रही हैं, यहाँ से फ्लाइट का आना जाना है जो कि अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एरिया में है। अगर हम लोग यही इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हिसाब से देखें, इनका एक रिपोर्ट लाया गया जिनके द्वारा ये बताया गया कि जो एवरेज डोमेस्टिक फेयर्स है इंडिया में वो 70% तक घट चुका है। इंडिया का रैंकिंग अगर हम लोग ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भी देखें तो ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। कहा 2015 में हमारी रैंक जो है 52nd थी, लेकिन नाउ इट इज़ इम्प्रूव और ये हमारी यहाँ पे 34th रैंक में हम लोग आ चुके हैं। दूसरी यहाँ पे फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में मिडिल क्लास की जो साइज़ है वो बहुत बढ़ रही है। हमारा क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है आज की डेट में आप लोग देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेसमैन हमारे देश में भी हैं वो डेली अप डाउन करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी बढ़ते जा रहा है, और वर्ल्ड क्लास जो एयरपोर्ट है इसकी भी आप लोग देखो वर्ल्ड क्लास जो यहाँ पे एयरपोर्ट है इसकी भी डेवलपमेंट हो रही है। साथ ही फ्यूल प्राइस भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो रहा है, कोविड के टाइम में डिक्लाइन हो चुकी थी। कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है लो कॉस्ट कैरियर का। तो ये सारे कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। ओके, लेकिन फिर भी चैलेंजेस तो है इस सेक्टर्स में। तो पहले देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलती है, इनएडिक्वेट हैंगर स्पेस है और अनअवेबिलिटी है लैंड की, जिससे कि हम लोग एयरपोर्ट को एक्सपेंड कर सके। कोई भी अगर आप लोग के विदेश में एयरपोर्ट है, देश में वो आप लोग के भी राज्यों में अगर एयरपोर्ट है तो आप लोग देखे होंगे कि काफ़ी बड़ा स्पेस की ज़रूरत होती है कि नहीं, और ज़मीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग को ज़मीन खरीदनी है या ज़मीन लेनी है, ज़मीन की सैंक्शन करानी है, तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, और एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए भी जो है आज की डेट में जो साइज़ भी है कहीं कहीं, तो उसके साइज़ को एक्सपेंड करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो एट प्रेजेंट जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मेन हर्डल है यहाँ पे। और इसी के साथ हम लोग देखें तो फ्यूल कॉस्ट आज के डेट में बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, इससे तो हर कोई यहाँ पे त्रस्त हो चुका है, अवेयर क्या परेशान है, तो उसके लिए क्या ही कहूँ। और अगर हम लोग देखें कि एविएशन फ्यूल की जो प्राइस है वो भी यहाँ पे 60% हायर है जो आसियान देशों में है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में है, तो इसलिए भी प्रॉब्लम है। स्किल की शॉर्टेज है। आप लोग देखो कि आज की डेट में जो इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज़ कर रही है स्किल, वैसे स्किल लोगों में देखने को नहीं मिल रही है। लोग क्या बोलूँ, बच्चे ही बोलूँ या फिर आज के यूथ की ही बारे में बात करूँ कि जो हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ के निकलते हैं, एक्चुअली वो मेन जब हम लोग फील्ड वर्क करने जाते हैं तो वो उतना काम नहीं आता है, तो स्किल की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, चाहे वो पायलट्स हो चाहे वो क्रू मेंबर हो। उसके अलावा अगर यहाँ पे रोड अहेड में बताया जा रहा है कि इंडिया का जो एविएशन इंडस्ट्री है ये लार्जली अनटैप्ड है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी हम लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उड़ान स्कीम के अंदर, उसको टाइम बाउंड मैनर में इसको पूरा करना होगा। साथ ही हम लोग को लॉन्ग टर्म प्लान बनाने होंगे, लंबे समय तक के लिए प्लान बनाने होंगे और एडवांस रिसर्च करना होगा एविएशन टेक्नोलॉजीज़ में।
साथ ही आप लोग देखो जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, ये जो तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग एयर फ्लाइट्स में, तो यहाँ पे टैक्सेशन और जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है उसको फिर से सही करना होगा जो ग्लोबल लेवल पे है। जैसे आसियान कंट्रीज़ में अगर कम है तो उस हिसाब से हम लोग को लेकर चलना होगा। और इंडिया को मल्टीपल बेनिफिट्स यहाँ पे होने वाली है अगर हम लोग ट्रांसशिपमेंट्स हब जो है अपने आप यहाँ पे इस्टेब्लिश कर ले तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन देखते हैं कि ये सब होता है कि नहीं, ये सब बताया जा रही है कि हमें करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ओवरव्यू जो हमारे देश में सिविल एविएशन सेक्टर्स है तो इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो कि आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो सिविल एविएशन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी इमर्ज हुआ है एज ए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री हमारे देश में और लास्ट 3 ईयर्स में। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो एविएशन इंडस्ट्री जो है वो $35 बिलियन तक का कंट्रीब्यूट करती है हमारे इंडिया के जीडीपी में। तो इसलिए भी देख सकते हो कि हमारे इंडिया के जीडीपी में भी काफ़ी हद तक इसका मतलब कि इन्वॉल्वमेंट है। सो दैट्स वाई दिस सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटेड फैक्ट अगर हम लोग देखें तो आप लोग को पता है कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है और इसकी चर्चा आपको आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिस्ट 1 है। तो 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। List 1 is related to the central list under which a parliament has empowered to make the laws, okay, whatever the subject is defined under the union list। वहीं अगर लिस्ट 2 की बात करूं तो दिस इज़ रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट, जिसके तहत स्टेट लेजिस्लेचर को ये एम्पावर किया गया कि वो कानून बना सकते हैं जो भी सब्जेक्ट इसके अंदर है। 3rd लिस्ट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट अंडर विच द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ आर एम्पावर्ड टू मेक द लॉज ऑन द सर्टेन सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड अंडर द लिस्ट 3rd। ओके, सो ये लिस्ट 1 है जिसमें एंट्री 29 है और जिसके तहत आपको ये देखने को मिलेगा कि एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट, नेविगेशन, एरोड्रोम्स की प्रोविज़न, रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो एयर ट्रैफिक और एरोड्रोम्स का है, ये सब किसके तहत है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है। ओके, रेगुलेटर्स अगर आप लोग देख लो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो जनरल अवेयरनेस है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये क्या करते हैं? जो एयरपोर्ट है उसको रेगुलेट करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट को ये देखते हैं। फिर आपका आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, ये क्या करते हैं कि एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और ऑपरेशन ये रेगुलेट करते हैं। देन आता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इनका काम है एयरपोर्ट और एयरलाइन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को देखना। फिर आता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेट्स अथॉरिटी, यहाँ पे टैरिफ और जो फीस है उसको रेगुलेट करते हैं। ओके, सो ये 4 बॉडी है, ये 4 मिलके यहाँ पे काम करते हैं, तो उसको ध्यान रखना है। फिर आते हैं PPP पॉलिसी, जो कि यहाँ पे डेवलपमेंट पॉलिसी है। तो इसको आप लोग देखो कि PPP पॉलिसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जो कि मेजर मेट्रो एयरपोर्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एंड हैदराबाद। FDI पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट में आप लोग देखो कि FDI पॉलिसी है, 100% FDI परमिटेड है और 74% पहले था, लेकिन अब इसको 100% कर दिया गया है। 100% हमारे ऑटोमेटिक रूट के तहत है, जो कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में जैसे कोई कहीं पे नई एयरपोर्ट बनाई जा रही है तो उसमें 100% आपका इन्वेस्टमेंट करने का प्रोविज़न है। 49% FDI है, जो कि डोमेस्टिक एयरलाइंस में ये रखा गया है और ये भी आपका ऑटोमेटिक रूट से ही है, बट ये आपका फॉरेन जो एयरलाइन कंपनीज है उससे नहीं आना चाहिए, ये जो 49% का है। तो सम क्लॉज आर इंक्लूडेड अंडर एवरी FDI क्लॉज, तो इसको आपको देखना होगा। ओके, 2-4 बार आप लोग इसको रीड आउट कर लोगे तो आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिविल एविएशन सेक्टर। ये आपके डायरेक्ट MRO सर्विस के बारे में ध्यान रखिएगा, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हमारे देश में सिविल एविएशन सेक्टर्स की क्या यहाँ पे ओवरव्यू है, इसको देख लीजिएगा, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इंक्लूडेड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द न्यूज़ इन शॉर्ट्स, जो कि छोटी न्यूज़ बड़ा धमाका हो जाता है, ये छोटे टॉपिक समझ के हम लोग इसको ध्यान नहीं देते, बट इसी से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं UPSC प्रीलिम्स में तो फिर आप लोग को परेशानी हो जाती है, चाहे वो स्टेट PCS में ही क्यों ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड टोकनाइजेशन। सो रिसेंटली देखिए RBI के द्वारा यहाँ पे जो गाइडलाइन है कार्ड टोकनाइजेशन सर्विस को लेकर, तो इसको थोड़ा सा इन्हांस किया गया, क्योंकि पेमेंट सिस्टम में सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस गाइडलाइन में क्या है कि जो टोकनाइजेशन गाइडलाइंस है हर एक डिवाइस को लेकर जो भी यहाँ पे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उसको एक्सटेंड किया गया, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गए, टैबलेट हो गए, लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप हो गई, हमारी रिस्ट वॉच भी है, बैंड्स भी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सारे डिवाइसेस जो है जो कि यहाँ पे पेमेंट के साथ कनेक्टेड है, पेमेंट आप लोग इन सारे डिवाइस के साथ करते हो, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और भी सेफ्टी के साथ इसको जोड़ा गया। कार्ड इशूअर जो होते हैं ना, वो यहाँ पे उनको ऑफर भी मिलता है और टोकनाइजेशन सर्विस भी मिलती है, जिसको हम लोग टोकन सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं।
अब आप लोग यहाँ पे ये समझ रहे होंगे कि ये टोकनाइजेशन होता क्या है। तो देखिए टोकनाइजेशन क्या है ना, कि कार्ड डिटेल्स जो आप लोग प्लेस करते हो, जैसे कि कुछ भी आप लोग परचेज़ करते हो, चाहे आप लोग फ्लिपकार्ट में ही क्यों ना करो, खाने के लिए ही जोमेटो स्विगी में क्यों ना करो, तो आप लोग को अपने कार्ड डिटेल्स देने होते हैं, कार्ड नंबर एंड CVV नंबर एंड देन आपकी जो एक्सपायरी होती है डेट, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो इससे क्या होता है कि समटाइम्स आपकी जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो सकती है। ओके, तो ये अल्टरनेटिव कोड आप देख सकते हो, जो कि सिर्फ टोकन आपको मिलेगा। तो टोकनाइजेशन के थ्रू आप लोग, एक कोड होता है, जैसे कि आप लोग कहीं पे भी कुछ खाने पीने जाते हो तो पहले आप लोग टोकन लेते हो, है ना, आप बिल पेमेंट करते हो, फिर टोकन लेते हो, फिर आपको उस टोकन के हेल्प से आपको सामान मिल जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अब आपको जो है अपना कार्ड डिटेल्स नहीं देना, ये टोकन कार्ड होता है, टोकन कोड होते हैं जिसको आपको डालना होगा, और इसको आप इनपुट करते हुए ही आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। तो टोकन जो है एक यूनिक होगा, जिसमें कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड है और टोकन रिक्वेस्टर भी होंगे यहाँ पे, और डिवाइस होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ के थ्रू आपका हो जाएगा। टोकन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो परफॉर्म कॉन्टैक्ट लेस, जो यहाँ पे कार्ड ट्रांजैक्शन है, जो POS टर्मिनल से भी आप लोग जो काम करते हो, QR कोड को पेमेंट करते हो, तो वहाँ पे भी कार्ड डिटेल्स आपका चला जाता है, तब वहाँ पे आपका जो है रिप्लेस किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे इश्यूज़ निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की पैसे गायब हो जाती है, इस तरीके का ये यहाँ से देखने में मिलता है। तो इसलिए इसको आपको और सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये जस्ट लाइक आप देखते हो कि आधार कार्ड अगर आप लोग को कहीं नहीं देना है तो वर्चुअल आधार कार्ड भी आपको देने का ये था कि आप लोग खुद ही जनरेट करो, और उसके बाद जो है वो नंबर भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। इसका एम बस यही है कि कंज्यूमर को जो है ना, जो फ्रॉड वगैरह हो रही है, गलत हो रही है, इन सारी चीज़ों से बचाना है, और उनके जो कार्ड ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर रहे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कार्ड डिटेल्स जो है वो सेव नहीं होगा, और जिसके कारण कार्ड डिटेल्स जो है वो लीक नहीं होगा। ठीक है, ये कब से होगी, तो अगले साल से ही आपको देखने को मिलेगा टोकनाइजेशन। इनमें इसकी जनवरी 1 2022 से है। अभी तो इसको आप लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपको ये मिल जाएगा। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च टू बूस्ट लेंडिंग इकोसिस्टम। तो इंडिया के द्वारा जो AA सिस्टम है, अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम है, इसको अनवील किया गया। एक डेटा शेयरिंग सिस्टम है जिसका एम है कि जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, उसके ऊपर ये ध्यान देंगे। तो अकाउंट एग्रीगेटर है क्या? तो अकाउंट एग्रीगेटर एक फिनेंशियल एंटिटी है जिसमें कि आप देखो कि सारे फिनेंशियल डेटा किसी एक इंडिविजुअल का, जैसे मैं हूँ तो मेरी जो भी फिनेंशियल डेटा है वो सबको एक जगह कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा कि जो रीडर्स है उसको अलाउ किया जाए कि वो इजीली यहाँ पे समझ सके और एनालाइज कर सके जो डिफरेंट फिनेंशियल होल्डिंग है ना इंसानों की, उसको एक ही साथ जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा उनके सामने, और वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और साथ ही साथ उसको एनालाइज भी कर सके। 2016 में ऐसे ही क्या हुआ था कि RBI एक्ट 1934 के तहत RBI के द्वारा रिलीज़ की गई थी एक डायरेक्शन, जैसे नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी है ना, उनके तहत ये आपका अकाउंट एग्रीगेटर लाया गया था। तो अकाउंट एग्रीगेटर एक स्पेशल क्लास है NBFC का, ठीक है, जिसमें कि आपका क्या था कि इजी शेयरिंग हो सकता है फिनेंशियल डेटा, और इसमें जो है कंसेंट फ्रेमवर्क भी है कि यूज़र्स की कंसेंट भी यहाँ पे ज़रूरी है। अब इसको जो लाया जा रहा है अकाउंट एग्रीगेटर, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि टाइमली क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा यहाँ पे आपका एक्सेस कर सकेंगे, जिसमें जो यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स जो होती है किसी इंडिविजुअल की, उसको यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। तो कोई और कंट्री जो वर्ल्ड में है ना, उनके द्वारा इस तरीके का डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क आज तक नहीं लाया गया है। तो आप लोग देखो कि इससे हमारे देश में जो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। इट मीन्स कि 50 मिलियन बिजनेसेस और ओवर 1 बिलियन पीपल्स को यहाँ पे फ़ायदा होगा। ओके, सो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि इस तरीके का अकाउंट एग्रीगेटर, यानी कि आपके जितने भी फिनेंशियल डेटा है, अकाउंट है, उसको एक जगह जोड़कर यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया फॉर कमिटी के लिए, जो कि क्रेडिटर के अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा इसको लाया गया है। तो एक हेयर कट है, यहाँ पे आप देखो कि रखा गया है कि डिसप्रोपोर्शनलिटी लार्ज एंड अनसस्टेनेबल हेयर कट। तो हेयर कट कहने का क्या मतलब है कि जो मार्केट वैल्यू है उससे भी लोअर यहाँ पे होगा एसेट की वैल्यू, जिसको कि हम लोग कोलैटरल जैसा यूज़ कर पाएंगे इट इसके लोन के लिए। ठीक है, तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है यहाँ पे आपका कमिटी ऑफ क्रेडिटर के लिए, तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे निकल कर आएगी, फेयर वर्क हो पाएगा जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल हो पाएंगे हम लोग रेजोल्यूशन प्रोसेस को लेकर। क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2016 में लाया गया था, इसके तहत क्या है कि अगर कोई कंपनी यहाँ पे कर्ज में डूब रही है तो उस कंपनी को बचाना है। इंसॉल्वेंसी कहने का मतलब है कि कंपनी जो है ना उसकी बिज़नेस घाटे में चल रही है
और बैंक्रप्सी कहने का मतलब है कि कंपनी के मालिक खुद ही मुंह खोलकर बोल दे कि अब हम लोग इतने घाटे में जा चुके हैं कि जो लोन वगैरह भी बैंकों को लिया गया उसको वो लोग रिपे नहीं कर सकते और अब ये कंपनी चलाने के काबिल वो नहीं रह गए। तो ये बैंक्रप्सी भी होती है। तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा डूब जाता है, बैंक्रप्ट हो जाती है कंपनी, तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। उस कंपनी को भी लॉस होती है, उस कंपनी से जुड़े सारे लोगों को लॉस होता है और बैंकों को भी लॉस होता है। तो उस लॉस से यहाँ पे रिकवर करने के लिए यहाँ पे आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया था कि अगर कोई ऐसी कंपनी है तो उसको टाइम से पहले रिकवर कर ले। यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे जो कॉर्पोरेट डेटर के हैं और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी होंगे। और इससे क्या हो पाएगा कि रिजोल्यूशन प्लान जो है, इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे घाटे में चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए जो प्लान है वो यहाँ पे सही तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दी गई है 2016 की जो IBC कोड है। तो बैंक्रप्सी कोड कहने का मतलब है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाएगा इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए। इसका एम बस यही है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और प्रोसेस को बेटर तरीके से बनाना है जिससे कि हमारे देश में जो बिज़नेस होती है वो बेटर तरीके से हो सके। ये टाइम बाउंड प्रोसेस है जिससे कि हम लोग इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करें। और ये आप देखो कि मिक्स्ड आउटकम रहा है। बहुत सारी कंपनीज जो है उसको दिवालिया होने से पहले बचाया गया है इस कोड के द्वारा। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फ़ायदा हुआ है। सेबी के द्वारा यहाँ पे फ्रेमवर्क सोशल स्टॉक जो एक्सचेंज है वो लाया गया। तो आप देखिए प्रपोज़ किया गया है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेटअप किया जाएगा। फर्स्ट टाइम ये हमारे देश में लाया जाएगा और पहली बार इसके बारे में जो चर्चा हुई थी वो यूनियन बजट 2019 में हुई थी। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, इट मीन्स कि आप लोग देखो कि इस स्टॉक एक्सचेंज से जो भी पैसा यहाँ पे अर्न होंगे, जो भी पैसा यहाँ से लाए जाएंगे वो सोशल इश्यूज़ में आपका लगाया जाएगा, सोशल वेलफेयर में ही आपका जो है लगाई जाएगी, जिससे कि हमारे सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको फ़ायदा हो सके। ओके, तो आप देख सकते हो कुछ जो यहाँ पे प्रोमिनेंट है तो हर एक देश में आपको देखने को मिलेगा। यूके की यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, कनाडा की यहाँ पे सोशल वेंचर है और सिंगापुर की इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक्सेस जो है वो इम्प्रूव होगा। हमारे जो सरकार के ऊपर बर्डन है, क्योंकि आप देखो सोशल वेलफेयर स्कीम सरकार बहुत ज़्यादा लाती है तो सरकार को पैसे बहुत खर्च करना पड़ता है। और आपको पता है कि सरकार आज की डेट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, रेवेन्यू कम है, जिसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार के लिए एक ऑल्टरनेटिव है जो इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाया जाए और उसको सोशल इश्यूज़ में, जस्ट लाइक एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ फील्ड में, महिलाओं के लिए खर्च किया जाए। बेटर प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सेबी जो है, सेबी के द्वारा भी एक फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया गया है जैसे कि जो गोल्ड एक्सचेंज है उसको सेटअप करना है और इसे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट है ना उसके फॉर्म में। ओके, तो देखिए फ्रेमवर्क क्या है। फ्रेमवर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सिक्योरिटी सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, कि यहाँ पे आप देखो कि ये सेबी के अंदर रहेगा, सेबी इसको रेगुलेट करेगी इस स्टॉक एक्सचेंज को। 15 ब्रॉड एलिजिबल सोशल एक्टिविटीज़ है जो कि सेबी के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। NPO है जो कि इस एक्टिविटीज़ में इंगेज होंगे जिसके थ्रू हम लोग फंड रेज कर पाएंगे और फंड रेज भी ये इक्विटी के थ्रू, जीरो कूपन बॉन्ड के थ्रू हम लोग कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर पाएंगे। साथ ही आप देखो सेबी जो है वो नाबार्ड के साथ, सिडबी, स्टॉक एक्सचेंज के साथ इंगेज होंगे। और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड कितना है तो यहाँ पे 100 करोड़ तक का कॉर्पस भी है। सोशल ऑडिट जो है उसको भी मेंटेन किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये आप लोग सीधे ध्यान रखो कि यहाँ पे हम लोग का जो सोशल इश्यूज़ है उस सारे फील्ड में यहाँ से पैसे जो निकलेंगे उसको यहाँ पे आपको लगाया जाएगा, उससे काफ़ी हद तक यहाँ पे हेल्प हो पाएगी। ये देखिए आप लोग समझ सकते हैं अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क यहाँ पे रखा गया है कि ये जो अकाउंट एग्रीगेटर है ये RBI के द्वारा, सेबी के द्वारा और PFRDA के द्वारा, IRDA के द्वारा ये फैसिलिटेट किया गया है। तो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर है, प्रोवाइडर है और ये फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बैंक है, यहाँ पे फ्लो बेस्ड क्रेडिट है, म्यूचुअल फंड हाउस है, ये आपका पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट है। तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, दिस इज़ नॉट एज मच एज इम्पॉर्टेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा थर्ड कोहॉर्ट जो है उसको अनाउंस कर दिया गया है ओपन करने के लिए, वो भी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर। तो ये काफ़ी देखिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है ना, ये कहने का मतलब है कि लाइव टेस्टिंग होगा। जो न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी ना, तो उसकी जिस समय वो प्रोडक्ट आपका लाया जाएगा उस समय उसकी टेस्टिंग होगी, जिससे कि रेगुलेटर्स को यहाँ पे सर्टेन जो रेगुलेटरी रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का, तो इससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो अलाउ किए जाएंगे कि आप एविडेंस कलेक्ट करो, मतलब कि न्यू जो फिनेंशियल इनोवेशन है ना उसके रिस्क और उसके बेनिफिट्स की जो यहाँ पे एविडेंस है वो आप लोग यहाँ पे कलेक्ट करो, ऐसा कहा जाएगा। अब ये जो थीम है ये MSME लेंडिंग के लिए रखा गया है, थर्ड कोहॉर्ट, तो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए रखा गया है। ओके,
फर्स्ट कोरोट कब लाया गया था, जो रिटेल पेमेंट था 2019 में तब लाया गया था। सेकंड लाया गया था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने के लिए, और थर्ड यहाँ पे MSME सेक्टर्स के लिए लाया गया है। T+1 ट्रेड +1 डे है ये, तो सेटलमेंट साइकिल है। दिस इज कम अंडर द सेबी के साथ, तो सेबी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है जो T+1 सेटलमेंट साइकिल है। T+1 का मतलब है कि सेटलमेंट जो कि यहाँ पे 1 डेज़ में ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये 1 जनवरी 2020 से आने वाला है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि T+1 क्या है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, तो आप लोग देख सकते हो कि HDR जो है लार्जेस्ट एलोकेशन हमारे हिस्ट्री में ये आया है पेंडेमिक के बाद। इससे क्या होगा कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व पोजीशन है वो इंक्रीज़ हुआ है, और इंटरनेशनल जो रिजर्व एसेट है IMF के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है उससे हमारे मेंबर कंट्रीज़ को काफ़ी हद तक सप्लीमेंट हुआ है। इसकी वैल्यू आप लोग देखो कि टोटल 5 करेंसीज़ की बास्केट है HDR के तहत। US का डॉलर है, यूरो है, चाइनीज़ के यहाँ रेनबिन्बी है, जापानीज़ की येन है, और ब्रिटिश की पाउंड है। ओके, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे PMFME स्कीम्स जो है, तो इसके बारे में समझिए। एक्चुअली ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस है। ये स्कीम है जो कि किसके तहत है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत। एक्चुअली इस मिशन का एम क्या है, इसका पर्पस है कि सीड कैपिटल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी। सीड कैपिटल असिस्टेंस कहने का क्या मतलब होता है, देखिए जब भी कोई नया बिज़नेस स्टार्ट होता है ना, तो उनको सबसे पहले उस बिज़नेस को पैसे की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस जो है, ये आपका जिस तरीके का बिज़नेस है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तो इनको यहाँ पे सेटअप करने के लिए सबसे पहले मतलब कि मनी की ज़रूरत होगी। तो ये जो है आपका कैपिटल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ना उनको, जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में इंडिया में काम कर रहे हैं। तो ये जो सीड कैपिटल पोर्टल है ये एक्सेस किया जाएगा, और इसमें आपका जो कैपिटल असिस्टेंस है वो 40,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। वही फॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम की बात कर ले, तो इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट मीन्स कि जो फंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा वो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प से किया जाएगा, जिससे कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इन्हांस की जाएगी इंडिविजुअल लेवल पे जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है। और किस सेगमेंट में, तो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, जिससे कि जो सेक्टर की फॉर्मलाइजेशन है वो प्रमोट हो सके। और ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा 2025 तक। इट मीन्स कि लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, 5 साल का इसको रखा गया है। इस स्कीम का टारगेट है कि यहाँ पे डायरेक्टली असिस्ट करना है जो 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनको यहाँ पे असिस्ट करना है। और 40,000 पर यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक साथ आकर वो काम करते हैं और अपना हेल्प करते हैं। इट मीन्स कि अपना काम करते, अर्न करते और अपनी लाइवलीहुड को बेटर बनाते हैं। तो वैसे ग्रुप को यहाँ पे 40,000 पर ग्रुप को यहाँ पे दिया जाएगा। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी भी है। इट मीन्स कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 35% किया जा रहा है, तो उसमें यहाँ पे सब्सिडी तक भी आपका दिया जा रहा है। इट मीन्स कि 10 लाख तक का सीलिंग है। 10 लाख तक का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें 35% का सरकार सब्सिडी दे रही है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है रेल कौशल विकास योजना। सो अगेन दिस योजना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रेल से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसकी थोड़ी सी बात याद कर लीजिए कि इसका एम है कि ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड करनी है हमारे यूथ को, जो भी इस सेक्टर से जुड़े हैं। तो कैंडिडेट्स जो कि 10 पास कर लिए हैं या फिर 18 से 35 साल के बीच में, तो वो एलिजिबल है कि वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 50,000 कैंडिडेट्स को, और 3 साल में। और ट्रेनिंग भी जो है वो 4 ट्रेड में दिया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रीशियन के फील्ड में, वेल्डर के फील्ड में, मैकेनिस्ट और फिल्टर के फील्ड में। तो ये 4 फील्ड है जहाँ पे आप देखो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फिर आता है डीजी सक्षम। तो डीजी जो कि आपका डिजिटल फील्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम है जिसमें कि जो एम्प्लॉयबिलिटी है यूथ की, आज के डेट में आप यूथ देखो कि अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को, हमारे यूथ को रोज़गार देना है। और ये कैसे होगा, तो डिजिटल स्किल प्रोवाइड करके। और ये जॉइंट इनिशिएटिव है। एक्चुअली ये आपको मिनिस्ट्री फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से देखने को मिलेगा, साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया भी है। उसके बाद है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी डिजिटल स्किल में। इसी के तहत साथ ही जॉब सीकर जो है वो यहाँ पे ट्रेनिंग ले पाएंगे। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है हमारे देश में ऑलरेडी, जिसमें कि जितने भी लोगों को जॉब चाहिए, जॉब सीकर है, वो यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे जॉब सीकर को प्रायोरिटी दी जाएगी जो सेमी अर्बन एरिया में होंगे, और जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी से बिलोंग करते उनको यहाँ पे ज़्यादातर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये भी एक बेसिक सा आपको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट है।
इसको ध्यान रखिएगा, ये हर एक स्कीम में लागू नहीं होता है, लेकिन जिस स्कीम में जिस योजना में इस तरीके की बात की जाती है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट आते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन इन डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग में भी आप लोग देखो कि यहाँ पे वुमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वुमेन की जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है वो लाया गया है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है जिनके द्वारा ये कंट्री वाइड पूरे कंट्री में एक ट्रेनिंग देने की बात की गई है, और जो वुमेन की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात की गई है कि जो डेयरी फार्मिंग है और इससे अलाइड एक्टिविटीज़ है, इससे जुड़े जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सब में वुमेन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें तो ये आप लोग देखो कि एपेक्स नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी गठन यहाँ पे कानून के द्वारा हुई है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, और मेनली ये काम करती है वुमेन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने में और प्रोटेक्ट करने में। फिर आते हैं TMA स्कीम, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम है। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो स्कोप है TMA स्कीम की वो इन्हेंस की गई है, वो भी स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, और इसमें क्या था कि जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको इंक्लूड किया गया। इस स्कीम में आप देखो कि मेनली यहाँ पे जो बातें रखी गई है कि यहाँ पे फ्रेट यानी कि जो आपका सामान है, माल है, उसको यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो है असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इंडिया की फर्स्ट एवर यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड है, तो ये भी याद रखिएगा कि 300 मिलियन यूरो जो है 7 इयर्स यूरो ग्रीन बॉन्ड ये इशू किया गया था। किसके द्वारा? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, एक लीडिंग NBFC है जो कि पावर सेक्टर की है। तो ग्रीन बॉन्ड में अगर हम लोग देखें तो मनी यहाँ पे रेज़ किया जाता है ईश्वर के द्वारा, जो इशू करते हैं उनके द्वारा यहाँ पे मनी रेज़ किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन प्रोजेक्ट को फंड प्रोवाइड करने के लिए। तो ग्रीन प्रोजेक्ट जो कि आपका यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो इन सारे फील्ड में जो भी प्रोजेक्ट है उसमें फ़ंड प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके की ग्रीन बॉन्ड लाई गई है। 2007 में क्या था कि ग्रीन बॉन्ड को यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया था डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जैसे कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, और फॉर इंडिया के लिए आप देखो कि यस बैंक है जो कि पहली बैंक थी जो कि यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड के साथ आई थी। तो 2015 में हमारे देश में भी ग्रीन बॉन्ड लाया गया था, और किसके द्वारा? तो यस बैंक के द्वारा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट सब याद रखनी है आप लोगों को। नेक्स्ट है सेंटर के द्वारा यहाँ पे फार्मर डेटाबेस को रेस किया जा रहा है, 5.5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक हो चुका है, तो दिसंबर एंड तक ये हो ही जाएगा इस बार। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जो है फार्मर्स की यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट की जा रही है। तो डेटाबेस को यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, यानी कि दिसंबर आते आते कहा जा रहा है कि और भी ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है डेटा इंक्लूड होगा। इस डेटाबेस में एक्चुअली आप लोग देखो कि अभी जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम है जो कि फार्मर्स के लिए, जैसे कि PM किसान है जो कि 6000 दी जाती है 3 इंस्टॉलमेंट में, वो भी 1 साल में। सॉइल हेल्थ कार्ड है जिसमें कि जिस सॉइल के ऊपर फसल उगाते हैं फार्मर्स, तो उस सॉइल की क्या क्वालिटी है उसके बारे में किसानों को यहाँ पे दी जाती है नॉलेज। और PM फसल बीमा योजना है जिसके तहत जो है इंश्योरेंस रखा गया है कि प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद भी अगर फसल बर्बाद होते हैं किसी भी रीज़न से, तो उसके ऊपर भी इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी किसानों को। तो ये सारे जितने भी स्कीम है इसमें से जितने भी डेटा जनरेट होते हैं ना, तो उन सारे डेटा को एक जगह यहाँ पे क्रिएट करके रखा जाता है, जिसे हम लोग फार्मर डेटाबेस कह रहे हैं। साथ ही आप देखो कि अदर स्टेप्स भी है, जैसे कि डिजिटल एग्रीकल्चर है, तो इंडिया है IND-EA जो कि यहाँ पे डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर है। ये नेशनल डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है जिसमें कि ये रखा गया कि एग्रीकल्चर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है। इसमें नेशनल मिशन है डिजिटल एग्रीकल्चर में, मल्टी स्टेक होल्डर है, ये इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर है, नेशनल E-गवर्नेंस प्लान है एग्रीकल्चर में, और यूनिफाइड आपको फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डर इशू किया गया है कि गवर्नमेंट चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पावर कमेटी यहाँ पे सेटअप किया जाए। तो मेनली आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के बारे में समझो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, जिससे कि सारी पावर रिलेटेड जो स्कीम है यूनियन गवर्नमेंट की उसको देखा जाएगा। एक्चुअली इस गवर्नमेंट में क्या है कि पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, MP होंगे जो कि यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में होंगे, तो वो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। दूसरे MP भी होंगे जो कि को चेयरमैन होंगे, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे जो कि इसके मेंबर होंगे। सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है उनको नोटिफाई किया गया है, और यहाँ पे साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी आप देखो इंश्योर किया गया है। तो ये चीज़ें बस इतनी याद रखनी है। नेक्स्ट है इंडिया की जो यहाँ पे रैंकिंग है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 46 हो चुका है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि इस इंडेक्स को पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO है, एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टेड है।
यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखी जाती है वो 131 कंट्रीज़ और इकॉनमीज़ की देखी जाती है। यहाँ पे 80+ इंडिकेटर्स हैं। साथ ही यहाँ पे जो थीम है वो है ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। मेजर हाइलाइट्स क्या है? मेजर हाइलाइट्स है कि स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे इस लिस्ट को टॉप किए, इसके बाद स्वीडन, यूएस, यूके हैं। और 2015 में हमारी रैंक 81 थी, लेकिन आज की डेट में 2021 में आप देखो हम लोग 50% यहाँ पे इम्प्रूव किए, 46 रैंक हमारी आ चुकी है। साथ ही आप लोग को पता है कि इंडिया का भी इनोवेशन इंडेक्स यहाँ पे लाया जाता है, जो कि नीति आयोग के द्वारा, नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इनके द्वारा यहाँ पे पब्लिश की जाती है। तो मेनली आप लोग को पता है कि नीति आयोग का काम है कि सारे स्टेट्स की परफॉर्मेंस को हर एक फील्ड में इम्प्रूव करना। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का बस एकमात्र कारण यही है कि नीति आयोग जो है हर एक स्टेट में किस तरीके से इनोवेशन एक्टिविटीज़ लाई जा रही है, तो उसके रूप में सारे राज्यों को रैंक किया जाता है। यहाँ पे 30 नेम है, जिसमें कि आप देखो कि एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया जाए, जिससे कि इंडिया में इनोवेशन इन्वायरमेंट कैसी है उसको देखा जाए, रैंक किया जाए, यूनियन टेरिटरीज़ वगैरह को भी उनको स्कोर दिया जाए, और क्या अपॉर्चुनिटी है किसी राज्य में, अगर आपका बेटर तरीके से इनोवेशन हो रहा है तो कितनी और अपॉर्चुनिटी है, या फिर किसी राज्य में इनोवेशन नहीं हो रही है तो क्या क्या चैलेंजेस है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट है अंकटाड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, जिनके द्वारा आप देख सकते हो कि इनकी भी रिपोर्ट लाई गई है, और इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे आपका जो है ट्रेड वगैरह 5.3% से इस साल ग्रो हुआ है। अंकटाड जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि और भी ज़्यादा ग्रो होगा, नेक्स्ट ईयर आप देखो 3.6% से भी ये ग्रो होगा। इंडिया के द्वारा आप देखो कि क्या हमारी हालचाल है, तो कहा गया है कि हमारी यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन हुई है 7%, और इस साल 7.2% से हम लोग ग्रो हुए हैं, ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटीज़ ये भी हमारे यहाँ वाइडन हो चुकी है। सोशल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि सोसाइटी में लोगों में अनरेस्ट देखने को मिल रही है। ओके, सो थोड़ी सी फैक्ट्स एंड फिगर से इसको आप लोग को ध्यान रखना है। सो गाइस, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी की लेसन कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी हो। अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए, और इसी तरीके से डेली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हो, जिसमें आपको पूरी विज़न है इसकी करंट अफेयर्स की मैगजीन यहाँ पे हर एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।